होगा। पुराने लोग कहते हैं कि ये जो पहला जो पानी है इसमें बाहर नहीं जाना है, इसमें नहाना नहीं है वरना दिक्कत आ जाएगी। और एक तो गाना बन गया है, भीग जाने दे मुझे पहली बरसात में, खुजली हो जाएगी, घमोड़िया हो जाएगा भाई साहब, है ना। इसलिए पुराने लोग बोलते थे, किसी ने कोई ना कोई कारण होगा तभी बोलते थे कि भैया नहीं, पहली बरसात में नहीं नहाना है। लेकिन आजकल के लोग बरसात हो रही है, पहली बरसात में नहाना है, पहली बरसात में नहाना है। जब खुजली चलेगी ना तो पता चल जाएगा। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे तथा आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ना है, इसी दृढ़ संकल्प के साथ आपको पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है आपका, इसमें से चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, वैसे उसमें से क्वेश्चन इसमें से आते हैं, है ना। एक तो आपका होता है एसिड, एक इसको अपन बोलेंगे एसिड भी हम पढ़ेंगे इसमें, बेस भी हम पढ़ेंगे इसमें और लवण भी हम इसमें पढ़ेंगे ना। इस चैप्टर में हम ये तीनों चीजें अपन पढ़ेंगे इसमें यहाँ पर। तो एसिड, बेस और आपका लवण, यानी कि अम्ल, क्षार और आपका लवण। ओके, ये वाला जो चैप्टर है ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल होता क्या है, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। और हम अम्ल, क्षार और लवण इन सभी का पता किससे लगा पाते हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर पीएच स्केल। क्या देखना पड़ेगा? पीएच स्केल हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पीएच स्केल की बात करते हैं। कौन सा स्केल है आपका? पीएच स्केल है आपका, पीएच स्केल। पीएच स्केल, अब ये क्या होता है सर? तो यहाँ पर हम समझेंगे इसको, पीएच स्केल को पूरे को, है ना। पीएच स्केल की अगर हम बात करते हैं तो पीएच स्केल को सन 1919 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है सोरेनसन इसकी खोज करते हैं। पीएच स्केल की खोज कौन करते हैं साथियों? पीएच स्केल की जो खोज करते हैं वह करते हैं एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सोरेनसन। वैज्ञानिक का क्या नाम है? वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन, है ना। सोरेनसन नाम है इनका। इंग्लिश हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोरेनसन, और सोरेनसन जो है ये इसकी खोज करते हैं सन 1909 में। सोरेनसन इसकी खोज कब करते हैं? सोरेनसन जो है वह पीएच स्केल की खोज करते हैं सन 1909 में, है ना। खोज कब करते हैं इसकी? यह खोज करते हैं कब? ये देते हैं इसको खोज, है ना, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर। कब खोज करते हैं भाई साहब? तो ये खोज करते हैं सन 1909 में, सन 1909 में। कब खोज करते हैं? पीएच स्केल देने वाले व्यक्ति कौन है, वैज्ञानिक कौन है? तो आपको नाम लेना है, सोरेनसन साहब है। और इन्होंने सन 1909 में इसकी खोज की है, इसको डिस्कवर किया है ना। 1909 में जो है इसकी खोज ये कर देते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे, ये तो आपको याद रखना ही है यहाँ पर, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पी की, कि यहाँ पर पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ, पी का अर्थ, मीनिंग ऑफ पी। मीनिंग ऑफ पी, पी का अर्थ क्या है? अगर यहां पर हम देखेंगे, यहां पर पी का अर्थ, ठीक है, कि पी का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो पीएच है पूरा का पूरा, इसका फुल फॉर्म भी हम देखेंगे। यहाँ पर पी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ यहाँ पर है पोटेंज। पी का अर्थ यहाँ पर क्या है? पोटेंज है। पी का अर्थ है यहाँ पर पोटेंज, है ना। और पोटेंज का अर्थ क्या होता है साहब? तो पोटेंज का जो अर्थ है वह होता है पावर। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? पोटेंज का अर्थ होता है पावर या फिर पोटेंशियल, पावर या फिर पोटेंशियल, पावर या फिर पोटेंशियल, है ना। पी का अर्थ का क्या होता है यहाँ पर? तो पी का अर्थ यहाँ पर होता है पावर या फिर पोटेंशियल।
एक प्रकार का शक्ति। क्या होता है यहाँ पर? शक्ति, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। अगर पोटेंज की हम बात करते हैं तो ये पोटेंज शब्द कहाँ से आया? तो यह पोटेंज जो शब्द है यह जर्मनी से आता है। यह पोटेंज शब्द कहाँ से आता है साहब? तो यह पोटेंज जो शब्द है यह जर्मनी से आता है। कहाँ से आता है? ये जर्मनी से। पोटेंज कहाँ का शब्द है? पोटेंज जर्मनी का शब्द है। और पीएच का अर्थ क्या होता है? तो पूरे पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या अर्थ होता है इसका? इसका पूरे का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका अर्थ क्या है पीएच का? पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल की जगह हम क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है ना। तो अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल के जो खोज करता है वह सोरेनसन है और 1909 में उन्होंने इसकी खोज कर दी। पीएच का फुल फॉर्म अगर देखेंगे हम तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर पी का जो अर्थ है वह पोटेंज है, वह प्रदर्शित करता है पावर को या फिर पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। और यह शब्द पूछते हैं कहाँ से लिया गया है, तो यह शब्द जो है यह जर्मन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है यह जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है साथियों? तो यह जर्मन भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी है। ये हर बार पूछते हैं पोटेंज किस भाषा का शब्द है ना। और हिंदी में भी इसको पोटेंशियल ही बोलते हैं या फिर पोटेंज ही बोलते हैं इसको। हिंदी मीडियम वाले बोल देंगे, वरना के सर हिंदी में क्या बोलते हैं? पोटेंज, है ना। पोटेंज याद रखना आपको, पोटेंज, है ना, पोटेंज आपको याद रखना है। ओके, आखिर ये पीएच स्केल क्या होती है? इस पीएच स्केल को हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि पीएच स्केल होती क्या है। तो मैं आपका यहाँ पर एक पेज लेना चाहूंगा। पीएच स्केल को हम समझते हैं यहाँ पर। पीएच स्केल जो होती है इसमें जो मिनिमम मान होता है पीएच स्केल का, है ना, पीएच स्केल। पीएच स्केल में आखिर पीएच स्केल क्यों बनाया गया? पीएच स्केल को क्यों खोजा गया? पीएच स्केल में हम प्रकृति ज्ञात करते हैं या हम नेचर ज्ञात करते हैं। इस पीएच स्केल में हम क्या करते हैं भाई साहब? तो पीएच स्केल में किसी की भी हम प्रकृति ज्ञात करते हैं। अगर हम बोले कि प्रकृति होती क्या है सर, तो हम अभी यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हम क्या ज्ञात करते हैं? यहाँ पर हम प्रकृति ज्ञात करते हैं, या हम इसको बोलेंगे तो नेचर। क्या बोल देंगे हम इसको हम बोलेंगे नेचर। नेचर। यहां से इस पीएच स्केल से हम क्या ज्ञात करते हैं साथियों? इस पीएच स्केल से हम ज्ञात करते हैं नेचर। क्या ज्ञात करते हैं हम? नेचर ज्ञात करते हैं। अब कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो पीएच स्केल होती है उसमें जीरो से लेकर तो आपका 14 तक मान होता है। उसमें से जीरो से लेकर कहां तक मान होता है? पीएच स्केल में जीरो से लेकर तो 14 तक मान होता है। 14 तक इसमें मान होता है। और आपका जो न्यूट्रल रहेगा वह न्यूट्रल आपका रहेगा 7। न्यूट्रल क्या रहेगा आपका? न्यूट्रल आपका 7 रहेगा। न्यूट्रल आपका क्या रहेगा? 7 रहेगा। ये पीएच स्केल है आपकी। इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक मान को दर्शाया गया है। और जो न्यूट्रल रहेगा, जो उदासीन रहेगा, वह आपका रहेगा 7। उदासीन कौन रहेगा आपका? 7 रहेगा। 0 से 7 तक जो भी होता है उसे हम अम्ल कहेंगे। 0 से 7 तक जो भी होता है उसे हम अम्ल कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। इस पीएच स्केल में जिसका भी मान 0 से लेकर 7 तक होगा उसे हम अम्ल कहेंगे, उसे हम एसिड कहेंगे। उसे हम क्या कह देंगे? तो उसे हम एसिड कह देंगे। ये लीजिए। और 7 से लेकर 14 तक जिसका भी मान होगा उसे हम क्षार कहेंगे। उसे हम क्या कह देंगे? तो उसे हम क्षार कहेंगे, क्षार। इसे हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? बेस कहेंगे। अब आपको याद कैसे रखना है? आपको किस प्रकार से इसको याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसिड और बेस बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाएगा। आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल एकदम अपना फोकस यहाँ पर रखिए और आपको सब सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी। तो ये एसिड है, ये बेस है ना। अब इसमें आपको याद रखना है, एसिड से याद रखना है ए,
एसिड से क्या याद रखना है ए, और बेस से याद रखना है बी, और ए के बाद में भी क्या आता है बी, तो ए बी है ना। पीएच स्केल में हमें क्या प्रदर्शित होते हैं, ए बी प्रदर्शित होते हैं। ए से होगा एसिड और बी से हो जाएगा आपका बेस। जिसका भी मान 7 से तो कम होगा वह एसिड होगा, जिसका भी मान 7 से ऊपर होगा वह आपका बेस होगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जो भी स्वाद में खट्टे होते हैं वह एसिड होते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि नींबू स्वाद में खट्टा है, सिरका स्वाद में खट्टा है, शराब आपका एल्कोहल, ये सब क्या है, एक प्रकार के एसिड है। तो इनका जो पीएच मान होगा वह पीएच मान 7 से कम होगा, वह क्या होगा 7 से कम होगा। लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि क्षार स्वाद में क्या होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं, बेस जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। जैसे खीरा क्या है, कड़वी है, खीरा क्या है, कड़वी है। तो इनके जो पीएच मान होंगे वो 7 से क्या हो जाएंगे, आपके ऊपर हो जाएंगे। तो जो भी प्रकृति दर्शाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरेनसन साहब है, सन 1909 में ये खोज कर देते हैं। और पी का जो अर्थ होता है वह पोटेंज होता है, जो कि एक जर्मनी भाषा का शब्द है। और पीएच स्केल में जो भी मान दर्शाए गए वो 0 से लेकर तो 14 तक दर्शाया गया है। साथ यहाँ पर जो होता है वह उदासीन होता है, वह न्यूट्रल होता है। क्या होता है साथ, तो साथ आपको याद रखना है, साथ जो होता है वह उदासीन होगा। वह क्या होगा साथ, तो साथ जो होगा आपका उदासीन होगा। इसे हम न्यूट्रल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो शुद्ध जल है, जो शुद्ध जल है, उस शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान भी आपका कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है, शुद्ध जल का शुद्ध जल का पीएच मान आपका कितना होता है, 7 होता है। यहीं पर मैं इसको अंकित कर देता हूं, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको याद रखना है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ये शुद्ध जल कौन सा है, ठीक है, शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साहब, 7 होता है। शुद्ध जल का फॉर्मूला क्या है, H2O। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, H2O हो जाएगा। इसका मान होता है 7। अब आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा बिल्कुल जीरो की तरफ। किसकी तरफ करना चाहूंगा, जीरो की तरफ। ये जो आपका जीरो है ना, जीरो, तो आपको जीरो से याद रखना है, यहाँ पर एक अम्ल याद रखना है जिसका नाम है H2SO4। ये कैसे बनता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। H2SO4 जो है, इसका H2SO4 जो है, इसके अगर प्रकृति की हम बात करेंगे तो यह अम्लीय होता है। और इसके पीएच मान की अगर बात करते हैं हम तो 0 होता है। यह बहुत बार एग्जाम में आता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये अम्लों का राजा इसे कहा जाता है। इसका जो पीएच मान होता है वह 0 होता है। और अगर 14 की हम बात करते हैं, यहाँ पर 14 की, तो 14 जो होता है वह एक होगा आपका NaOH। क्या होगा आपका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का नमक है। इसका जो पीएच मान होगा आपका, इसका पीएच मान आपका 14 होगा। क्या होगा, इसका पीएच मान 14 होगा। NaOH का पीएच मान कितना होगा, NaOH का पीएच मान कितना होगा, 14 होगा। और ये आपका H2SO4 का पीएच मान कितना होगा, 0 होगा। और आपका जो उदासीन यानी कि न्यूट्रल शुद्ध जल जो है, उसका पीएच मान कितना होगा, तो उसका पीएच मान होगा आपका 7। कितना होगा, 7 होगा। पीएच स्केल पर जो भी बड़े बड़े अंक आपके दर्शाए गए हैं उनके पीएच मान मैंने आपको यहीं पर बता दिए। H2SO4 कैसे बनता है, ये लैब में भी बनाया जा सकता है और ये कृत्रिम वर्षा के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ये सारी की सारी प्रक्रिया हम समझेंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर अम्लीय वर्षा क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है, किस प्रकार से ये रेन होती है और किस प्रकार से प्रकृति को ये नुकसान पहुंचाती है, मृदा को, फसलों को, भवनों को, इन सबको नुकसान पहुंचा देती है। क्या आपको पता है, जब आप घर बनाते होंगे तो घर के बाहर जो है बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं कि प्लास्टर नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम के बाद में 1-2 महीने के जस्ट बाद में वो जो घर की जो नीचे की दीवारें होती हैं ईंटें की, वो खिरने लगती है। आप सभी को पता है वो क्यों खिरने लगती है, वह खिरने लगती है अम्लीय वर्षा की वजह से। किसकी वजह से खिरने लगेगी, अम्लीय वर्षा की वजह से। तो आइए इसमें हम अम्लीय वर्षा समझते हैं, उसके बाद में हम हमारा ये चालू करेंगे, एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, इसमें क्या होता है कि आप सभी ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वह इस वातावरण को प्रदूषित कर रही है। क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वह इस वातावरण को क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि गाड़ियों से बहुत सारे धुएं निकलते, धूल के कण उड़ के और सारे के सारे वायुमंडल में जाते हैं। कहां पर जाते हैं, वायुमंडल में जाते हैं। आप सभी को पता है कि अभी गाड़ियों का प्रचलन बहुत ज्यादा हो चुका है।
खैर इलेक्ट्रिक बाइक भी आ चुकी है, लेकिन इतनी नहीं है, गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही है। गाड़ियां में पेट्रोल भी आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पेट्रोल है वो पेट्रोल भी डलवाते हैं, और पेट्रोल अगर डलवाते हैं तो फिर आप सभी को यह पता होना चाहिए कि पेट्रोल जो है वह प्रदूषण का कारण आपका बनता है। तो हम अगर बात करेंगे यहाँ पर पेट्रोल की, तो पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रकार की गैस निकलती है पेट्रोल के अंदर से, उसका जब दहन होता है ना, इस पेट्रोल जो ईंधन है इसका जब दहन होता है तो इसमें से एक प्रकार की गैस निकलती है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम है इस गैस का? इस गैस का नाम है नाइट्रोजन। और आप सभी को यह भी पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस भी कौन सी है? नाइट्रोजन है, 78% है। और यहाँ से पेट्रोल से भी कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन गैस निकलती है। याद रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। पेट्रोल के बाद में एक आता है आपका डीजल, एक क्या आता है आपका? डीजल आता है। डीजल और कोयला, डीजल और कोयला, डीजल और कोयला। तो डीजल और कोयला जो होता है इसके अंदर से एक और गैस निकलती है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक होती है ना। आप जैसे कुछ भी खा रहे हैं, जैसे आपने तंबाकू खा लिया, अरे गुप्ता जी तंबाकू लीजिए फटाफट से ना, फुचुक कर दिया आपने, थूक दिया भैया, तो उस जो आपका तंबाकू है उसमें से भी गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। आपकी जो लहसुन है, लहसुन जो छोलते हो आप, उसमें से भी निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। प्याज में से जो गंध आती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाली से जो गंध आती है सल्फर डाइऑक्साइड, जितना भी गंधक का काम करती है सब करती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। तो भैया पेट्रोल से निकलेगी आपकी नाइट्रोजन, डीजल और कोयला से निकलेगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। और यह जो गैसें हैं, यह गैसें ऐसा थोड़ी है कि यह पृथ्वी पर रहेगी, ये उड़कर वायुमंडल में जाएगी। कहां पर जाएगी? ये वायुमंडल में जाएगी। और जब वायुमंडल में जाएगी ये ऊपर उड़ के चली जाएगी। और ये जो धूल के कण उड़ रहे हैं ये भी सब उड़ के और वायुमंडल में चले जाएंगे। सारी की सारी जो गैसें हैं यह उड़कर कहां पर जाएगी? तो भाई साहब ये सब उड़कर, ये जो गैसें हैं यह सभी गैसें उड़कर कहां पर जाएगी? यह सभी गैसें उड़कर आपके वायुमंडल में चली जाएगी। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूं ताकि इसको समझाने में कोई दिक्कत ना आए। इसको मैं यहाँ रख देता हूं, है ना। ठीक है। अब ये जो सारी की सारी जो गैसें हैं यहाँ पर हमने देखा कि ये जो गैसें हैं ये निकल रही है और ये चली जाएगी आपकी कहाँ पर जाएगी? तो ये आपकी उड़ के सब वायुमंडल में चली जाएगी, वायुमंडल में ऊपर की ओर चली जाएगी। और वायुमंडल में जो है यह यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर धूल के कण भी होते हैं। किसके कण होते हैं? धूल के कण, धूल के कण। और एक तो ये गैस जा रही है आपकी, है ना, तो धूल के कण प्लस आपकी कौन सी गैस चली जाएगी? एक नाइट्रोजन जाएगी, एक उड़ के कौन सी जाएगी? नाइट्रोजन। और एक आपकी गैस कौन सी हो जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस तो वायुमंडल में एक तो मौजूद होती है और ये उड़ के चली जाती है। और यहाँ से पेट्रोल और डीजल और कोयले का जब दहन होता है तो ये सारी की सारी जो गैसें हैं उड़कर कहाँ पर चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है। धूल के कण के साथ में अपना संपर्क बना लेती है। और जैसे ही आपने देखा होगा कि गर्मी का जब टाइम आता है तो वाष्पन होता है, यानी कि वाष्प उत्पन्न होती है। और जब सूर्य की जो किरणें हैं वह पानी पे गिरेगी तो पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाएगा। पानी कहाँ पर जाएगा? तो पानी भाई साहब आपका जो पानी है समुद्र का H2O जो है आपका, वह H2O यह भाप बन के वाष्प के रूप में, यह वाष्प के रूप में कहाँ चला जाएगा? तो यह वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। और जैसे ये वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, यहाँ पर वाष्प के रूप में ये कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। नीचे तो वाष्पन की क्रिया होगी। और जैसे ही जल के जो अणु है वह पास पास आएगी, इनकी डेंसिटी बढ़ेगी, इनका घनत्व बढ़ेगा, इनका घनापन पास पास बढ़ेगा, बड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अभी तो वाष्प के रूप में जा रहे हैं उड़ के, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर आप सभी को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर जब कम होगा, नीचे गर्मी ऊपर ठंड, तो गर्मी में भाप बन के ऊपर उड़ के जाएगा। वो जो आपकी ठंड आ जाएगी उस ठंड में क्या हो जाएगा? अणु पास पास आएंगे, सारे के सारे परमाणु क्या आ जाएंगे, है ना। ये जो कण है, ये पानी के जो कण है भाप बन के जा रहे हैं, ये पास पास आ जाएंगे, संघनन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। यहाँ पर जो जल है इसका संघनन हो जाएगा, संघनन, है ना। संघनन का मतलब होता है सघन, सघन का मतलब होता है पास पास, पास पास का मतलब होता है घनत्व, यानी कि डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे डेंसिटी बढ़ेगी ये भारी हो जाएगी। और जैसे ये भारी है ना, एक पानी का कण इधर से आ रहा है, एक पानी का कण इधर से आ रहा है, ठीक है ना। सब बोलो ओ भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पानी का कण, ओ भाई तुम यहाँ पे ईद मुबारक, सब मिलेंगे यहाँ पर। जैसे मिलेंगे भारी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे तो बरस जाएंगे, भारी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बरस जाएंगे। अब ये जो पानी के कण हैं ये इससे ऊपर जाते हैं, ये कहां पर जाते हैं? ऊपर जाते हैं यहाँ पर, है ना, ऊपर जाते हैं यहाँ पर। और आप सभी ने देखा होगा कि ये जो धूल का कण होगा ये भी होगा। तो जैसे ये रिएक्शन करेगी तो यहाँ एक प्रकार का यहाँ पर एसिड बनता है, एक प्रकार का यहाँ पर क्या बनता है? एसिड बनता है। वह कौन सा बनेगा? अगर इसके साथ में ये प्रक्रिया करेगी H2SO4 के साथ में क्रिया करेगी, H2O जल करेगा अगर सल्फर डाइऑक्साइड में क्रिया, तो यह बन जाएगा आपका H2SO4। कौन सा बनेगा? H2SO4।
और अगर जल करेगा आपके नाइट्रोजन के साथ में क्रिया तो आपका बनेगा HNO3। यहाँ पर दो प्रकार के आपके क्या बनेंगे, यहाँ पर दो प्रकार के आपके एसिड बन जाएंगे, दो प्रकार के आपके यहाँ पर अम्ल बनेंगे। क्या बन जाएंगे, अम्ल बन जाएंगे। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि जब शुद्ध जल ऊपर जाता है तो इसका जो pH मान होता है यह 7 होता है। यह क्या होता है, 7 होता है। और जैसे पानी जो है, जैसे पानी क्या होता है, पानी के कण पास पास आए और पानी बरसा, और नीचे तो आपको पता ही है, नीचे तो आपको पता है धूल के कण भी हैं और गैसें भी है। तो जैसे पानी बरस के आएगा इनके साथ में रिएक्शन करेगा, और जैसे रिएक्शन करेगा तो अम्ल बन के बरसेगा, और अम्ल बन के जब बरसेगा तो जब गया था तब तो शुद्ध, जब गया था जब तो क्या था, शुद्ध था। इसका pH मान 7 था, और 7 जो pH मान होता है वह न्यूट्रल था। लेकिन जब ये बरसेगा तो धूल के कण इसमें मौजूद होंगे, एसिड इसमें मौजूद हो गए, तब इनका जो pH मान होगा वह pH मान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो pH मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, pH मान यहाँ पर कम हो जाएगा, और यह 7 से घटकर 5.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 से घटकर 5.5 हो जाएगा। अब आप सभी बता सकते हो कि pH मान जो होते हैं 5.5, यह 5.5 जो pH मान है यह किससे कम है, क्या यह 7 से कम है? और अगर 7 से कम होगा तो यह जो pH मान होगा यह आपका एसिड के अंतर्गत आएगा, यानी कि अम्ल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा साथियों, यह अम्ल के अंतर्गत आएगा। और जब अम्ल पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बरसेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं इसको साथियों, इसको बोलते हैं अम्ल वर्षा, इसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। एसिड रेन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे एसिड रेन कहते हैं। और आपने पुराने लोगों को बोला होगा, सुना होगा, पुराने लोग कहते हैं कि ये जो पहला जो पानी है इसमें बाहर नहीं जाना है, इसमें नहाना नहीं है वरना दिक्कत आ जाएगी। और एक तो गाने बन गया है, भीग जाने दे मुझे पहली बरसात में, खुजली हो जाएगी, घमोड़िया हो जाएगा भाई साहब, है ना। इसलिए पुराने लोग बोलते थे, किसी ने कोई ना कोई कारण होगा तभी बोलते थे कि भैया नहीं, पहली बरसात में नहीं नहाना है। लेकिन आजकल के लोग बरसात हो रही है, पहली बरसात में नहाना है, पहली बरसात में नहाना है। जब खुजली चलेगी ना तो पता चल जाएगा, जब खुजली चलेगी तो पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एसिड है ये एक प्रकार के विषैले पदार्थ है जो ऊपर से आ रहे हैं, क्योंकि धूल के कण इसमें मौजूद है। पानी है तो इसका मतलब ये थोड़ी शुद्ध है, धूल के कण को साथ में लेके आ रहा है, एसिड को साथ में लेके आ रहा है। जब आप पर पहली बार वर्षा होगी तो फिर आपकी चमड़ी, आपकी स्किन को ये डैमेज कर देगा। अब यही जो अम्ल वर्षा है, ये जब नीचे आती है तो यह नुकसान पहुंचाती है किसको, यह नुकसान पहुंचाती है मृदा को, यह नुकसान पहुंचाती है फसल को, और यह नुकसान पहुंचाते हैं आपके भवनों को। किसको नुकसान पहुंचाती है, भवनों को, है ना। आप सभी को अब तो पता चल चुका होगा कि घर के नीचे की जो दीवारें हैं ये खिरती क्यों है, ये खिरती क्यों है, किसकी वजह से खिरती, एसिड रेन की वजह से खिरती। किसकी वजह से खिरती है यह एसिड रेन की वजह से खिरती है ना। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि पहले मान था आपका pH मान जल का 7 था, pH मान जल का 7 था। लेकिन जल जब आपकी जब नाइट्रोजन से क्रिया करेगी, एक तो नाइट्रोजन और एक आपकी क्रिया करेगी वो सल्फर डाइऑक्साइड से, तो ये जो है यह एक विशेष प्रकार का अम्ल बना लेंगे, और वह अम्ल हो जाएगा आपका H2SO4 या फिर HNO3। तो ये जो दोनों अम्ल हैं इनका जो pH मान होगा वह लगभग 5.5 होगा। कितना होगा, 5.5 होगा। और यह एक प्रकार का अम्ल है, यह एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। इसीलिए कौन सी वर्षा होती है साथियों, इसीलिए आपकी अम्लीय वर्षा होती है। अगर आपको यह समझ में आया है तो सभी यस लिख दीजिए, सभी क्या लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। इसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, देखो आपकी सहूलियत के मैंने लिए यहाँ पर लिख भी दिया है, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाइलिंगुअल आपका चल रहा है, ओके। और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 8th की एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी तो उसमें अम्लीय वर्षा के बारे में बताते हैं। और ये अम्लीय वर्षा जो चैप्टर है, यह अम्लीय वर्षा किसके अंतर्गत आएगा, एसिड और बेस के अंतर्गत आपका आएगा, ओके ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे, हम आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताएं, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो हम पढ़ेंगे वह एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। अम्ल को हम स्टार्ट करते हैं, आखिर अम्ल होता क्या है, एसिड होता क्या है, अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। एसिड
एसिड की अगर हम बात करते हैं, अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो अम्ल कैसे बना, है ना। तो अम्ल एक शब्द से बनता है, अम्ल एक शब्द से बनता है जिसका नाम है एसिडस। अम्ल का नाम क्या है, यह एक शब्द से बनता है जिसका नाम है एसिडस, है ना। किससे बनेगा साहब ये, यह किससे बनेगा, यह बनेगा एसिडस। किससे बनेगा ये, एसिडस, एसिडस, है ना। एसिडस से क्या बनता है, एसिड बनता है। और ये जो एसिडस होता है आपका, यह एसिडस, यह कैसा होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में कैसा होता है, तो यह स्वाद में खट्टा होता है साहब। स्वाद में कैसा होगा, स्वाद में खट्टा होगा, ठीक है ना। सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट, स्वाद में कैसा होगा साहब, स्वाद में ये कैसा होगा, स्वाद में होता है ये खट्टा, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इसी एसिडस से क्या बना, इसी एसिडस से आपका एसिड बना, इसी एसिडस से आपका क्या बना, इसी एसिडस से आपका एसिड बना, इसी से आपका अम्ल बना, इसी से आपका क्या बना, अम्ल बना, है ना। एसिड कैसे बनता है, एसिड यानी कि अम्ल जो है यह एसिडस शब्द से बनता है। एसिडस जो होता है यह स्वाद में खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और इसी शब्द से एक शब्द बनता है जिसका नाम है एसिड। क्या बनता है, एसिड। अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो अम्ल का जो पीएच मान होता है यह 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है यह क्या होता है साथियों, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान, पीएच मान की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पीएच मान की, तो यह 7 से क्या होगा, यह 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा, है ना। 7 से कम होगा। स्वाद में कैसा होगा, स्वाद में, टेस्ट में कैसा होगा, स्वाद में खट्टा होगा। स्वाद में कैसा होगा, स्वाद में खट्टा होगा, स्वाद में खट्टा होगा। एक और आपको समझना है यहाँ पर, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीले लिटमस पेपर को यह क्या कर देगा साथियों, तो नीले लिटमस पेपर को यह लाल कर देता है। यह क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। एक पेड़ है जिसका नाम है लाइकेन, और लाइकेन से लिटमस पेपर बनते हैं। और लिटमस पेपर जो होता है वह नीला होता है। तो उस नीले को अगर एसिड डालेंगे हम, अम्ल उस नीले पत्र पर अगर डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो आपको एक शब्द, एक ट्रिक यहाँ पर याद रखनी है ना, एक नाम आपको याद रखना है यहाँ पर। देखो नीला तो आप सभी को पता है, इसको बोलेंगे ब्लू और इसको बोलेंगे रेड। इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे हम ब्लू, ब्लू। और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका रेड में परिवर्तित हो जाएगा। इसको रेड में बदल देगा। आपको यहाँ पर एक शब्द याद रखना है ना, एक ट्रिक के माइनस एक शब्द बता रहा हूं मैं आपको, एक याद रखना है। किसी का नाम क्या अनिल है क्या, बताइए, किसी का क्या नाम अनिल है, बताओ मुझे। अनिल है तो बहुत अच्छा है। क्यों, अ से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला, और ल से हो जाएगा लाल। अम्ल, नीला, लाल। अम्ल जो है वह लिटमस पेपर को नीले से क्या कर देता है, वह लाल कर देता है। अनिल, क्या शब्द याद रखना है साथियों आपको, अनिल याद रखना है। अम्ल जो है वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लिटमस पेपर जो है यह एक पेड़ से बनता है जिसका नाम है लाइकेन। किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। इसका जो कलर होता है वह नीला होता है। इस पे अगर एसिड डालेंगे तो नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और आपको एक शब्द याद रखना है, अनिल। क्या शब्द याद रखना है, अनिल याद रखना है आपको। क्या आप में से कोई अनिल है, ठीक है, अनिल। अम्ल जो है वह नीले को क्या कर देता है, वह लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताएं, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है तो फिर हम क्या कर जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। ये आपको याद रखना है। किसको लाल कर देता है साथियों ये, तो अगला आपको याद रखना है मिथाइल ऑरेंज। किसको याद कर देता है, मिथाइल ऑरेंज, है ना। यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। इंग्लिश में भी इसको ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, यह लाल कर देता है। लाल तो करेगा, है ना, लाल ही होगा। आपको ये याद रखना है, किसी पर भी एसिड अटैक होता है तो उसका जो मुंह होता है वो लाल हो जाता है।
तो अम्ल जो होगा इसका अटैक अगर होता है तो फिर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह एसिड अटैक होता है, गर्ल्स पर होता है, उस पर क्या हो जाता है, फिर चेहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आपको इससे याद रख लेना है, ठीक है। तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल जो है वह मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगर हम अम्ल की बातें करते हैं तो अम्ल जो है वह धातु से क्रिया करके और H+ आयन देता है ना। अगर अम्ल धातु के साथ में अगर क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर अम्ल जो होगा वह धातु के साथ क्रिया करने पर, है ना, अम्ल की अगर हम बात करेंगे, अम्ल धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके, ठीक है ना, कौन सी गैस रिलीज करता है, तो यह हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। अब ये कैसे छोड़ता है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ में आना पड़ेगा, ठीक है। और चलते हैं हम इसको समझने के लिए, आ जाइए इसको समझने के लिए हम चलते हैं। इसकी हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर लेते हैं हम अम्ल लेते हैं, यहाँ पर अम्ल की क्रिया करवाएंगे हम धातु से, H2SO4, यहाँ पर एक अम्ल ले लिया हमने H2SO4, इसकी एक धातु से क्रिया करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे, धातु हम ले लेंगे जिंक। क्या ले लेंगे हम साथियों, जिंक ले लेते हैं, यहाँ पर जिंक ले लेते हैं। जैसे ही ये जिंक जो है यह अम्ल के साथ क्रिया करती है तो यह हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, यह बन जाएगा आपका ZnSO4। क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा, जिंक सल्फाइड ZnSO4 प्लस कौन सी गैस रिलीज कर देगी, H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। आप किसी भी अम्ल की क्रिया अगर आप धातु से करवाओगे तो फिर वह क्या रिलीज करेगा, वह आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, है ना, एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने एक और अम्ल ले लिया आपका H2SO4, कौन सा ले लिया, H2SO4, कापर के साथ में करवाता हूं, तो CuSO4 क्या बन जाएगा, कापर सल्फाइड, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन। आपको एक बात यहाँ पर ये देखना है कि ये जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी आपके अम्ल होते हैं, H2SO4, HNO3, NaOH, ठीक है ना, जितने भी आपके अम्ल होते हैं, इन सभी अम्ल में आपको H+ आयन दिखेगा। कौन सा आयन दिखेगा, H+ आयन दिखेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वह H+ आयन देते हैं, जो एसिड होते हैं गिवन बाय H+ आयन, है ना, अम्ल जो होते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, H+ आयन क्या करते हैं, देते हैं, है ना। तो एसिड गिवन बाय है ना, H+ आयन, है ना, H+ आयन देते हैं। यहाँ पर कौन सा आयन देते हैं, H+, ठीक है। कौन सा आयन देते हैं साथियों, H+ आयन ये देंगे। बढ़ जाते हैं आगे की ओर, है ना। ये पीडीएफ आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, है ना, पूरी की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, अम्ल धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। चाहे कोई सी भी आप धातु लेके आ जाओ, अम्ल कौन सी गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अम्ल जो होते हैं वह H+ आयन देते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। अम्ल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एसिड, है ना, डेफिनेशन ऑफ एसिड। इसकी परिभाषा क्या है ये हम देख लेते हैं। किस के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, है ना। किसके अनुसार हम देख लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार हम देखते हैं। अम्ल की जो परिभाषा है यह हम देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार,
आर्हेनियस के अनुसार, है ना, आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है भाई साहब, ये हम यहां पर समझते हैं। आर्हेनियस साहब क्या बोलते हैं, है ना, तो आर्हेनियस साहब कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, आर्हेनियस साहब क्या बोलते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। आर्हेनियस साहब क्या बोलते हैं, आर्हेनियस साहब बोलते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देंगे साहब, तो H+ आयन देंगे, H+ आयन, कौन सा आयन देंगे, H+ आयन। ये आयन तो मैं यूं ही लिख रहा हूं क्योंकि आयन तो इस प्लस को ही क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। H+ आयन देते हैं, ठीक है ना, क्या देते हैं, तो गिवन बाय H+, गिवन बाय H+, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। फिर आते हैं साहब एक और वैज्ञानिक आते हैं, उन वैज्ञानिक का नाम है ब्रोस्टेन एंड लोरी, ब्रोस्टेन एंड लोरी, ये वैज्ञानिक आते हैं ब्रोस्टेन एंड लोरी। ब्रोस्टेन एंड लोरी साहब कहते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेन एंड लोरी, इनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेन एंड लोरी, इनके अनुसार देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं, ब्रोस्टेन एंड लोरी कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन आयन देते हैं। क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन। अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन आयन देते हैं। कौन सा आयन देंगे, प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन आयन देंगे, गिवन बाय प्रोटॉन, गिवन बाय प्रोटॉन। गिवन बाय प्रोटॉन। अब साहब प्रोटॉन की क्यों बोल दिया, तो प्रोटॉन की इसलिए बोल दिया क्योंकि आपने देखा होगा, हमने जब परमाणु पढ़ा था, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और प्रोटॉन जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा साहब, तो प्रोटॉन जो होगा वह पॉजिटिव चार्ज होगा, और आपका हाइड्रोजन जो होगा वह भी पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए इन दोनों ने क्या कहा कि ये प्रोटॉन भी देता है, ये H+ आयन भी देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अम्ल, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अम्ल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लुईस। क्या नाम है, लुईस साहब भी तो बोलेंगे कुछ क्या नहीं बोलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लुईस साहब के अनुसार देख लेते हैं। ये तीन परिभाषा आपको याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू लुईस। तो लुईस के अनुसार देखते हैं, लुईस अनुसार क्या कहते हैं, लुईस बोलते हैं कि नहीं भैया, ये जो आपका अम्ल है एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। एब्जोर्प्शन बाय इलेक्ट्रॉन, एब्जोर्प्शन बाय इलेक्ट्रॉन। तो साहब यहाँ पर आर्हेनियस साहब ने बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं, ब्रोस्टेन एंड लोरी कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन आयन देते हैं, और यहाँ पर लुईस आके बोलते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। ये तीन परिभाषा है, इसकी तीन परिभाषा आपको यहाँ पर समझनी है। इसमें किसी को कोई दिक्कत आए तो आप बताएं, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा
रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने देखा, हमारा टॉपिक चल रहा था अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो उसमें से हमने या क्या कर रहे हैं, हम एसिड पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पीएच स्केल जो होती है वो सोरेन सर ने दी है ना। पीएच स्केल की बात करते हैं तो इसका जो अर्थ होता है, पीएच स्केल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरेनसन साहब है, सन 1909 में इसकी खोज कर दी। पोटेंज जो शब्द होता है वह जर्मनी भाषा का शब्द है। पीएच स्केल जो है वो 0 से लेकर 14 तक जो होते हैं वह मान को दर्शाती है। इसमें 0 जो होता है वह H2SO4 का मान होता है, NaOH जो होता है उसका मान 14 होता है, न्यूट्रल जो होता है 7 होता है। आप सभी को यह भी पता है कि हमने अम्लीय वर्षा को भी क्या कर लिया है, समझ लिया है। अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर वाहन चलते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन करते हैं, और वो सारी की सारी जो गैसें वायुमंडल में जाती है। पेट्रोल के दहन से आपकी नाइट्रोजन निकलेगी, डीजल और कोयले के दहन से आपके सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। जैसे ये जाएगी धूल कणों के संपर्क में आएगी, और गर्मी के दिनों में पानी जो है वो भाप बन के आपका ऊपर जाएगा, और पानी जैसे भाप बन के ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके टेम्परेचर कम होता है तो संघनन हो जाएगा। संघनन होकर जब गिरेगा तो नीचे से जो बोलेगा वो धूल के कण उनको कि चलो बदतमीजो चुम भी चलो नीचे, तो क्या यहाँ वायुमंडल को खराब कर रहे हो, तो सब आपको नीचे लेके आ जाएगा। जब नीचे लेके आएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, और धूल के कण जब मौजूद होते हैं तो पीएच मान होता है 5.5। तो फिर क्या हो जाती है, एसिड रेन हो जाती है, जो घरों को नुकसान पहुंचाती है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, जो मृदाओं को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार इस प्रकृति को क्या करता है, ये एसिड रेन नुकसान पहुंचाता है। तो हमने एसिड रेन भी यहाँ पर समझ लिया है। इसके बाद में हमने अम्ल देखा था। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। अम्ल अगर धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कौन सी गैस रिलीज करेगा साथियों, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और अम्ल जो होता है वह H+ आयन देता है। कैसा आयन देता है, H+ आयन देगा। परिभाषा अगर हमने देखी तो आर्हेनियस के अनुसार यह H+ आयन देगा, ब्रोस्टेन एंड लोरी के अनुसार यह प्रोटॉन देगा, और आपके लुईस के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है साथियों, ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर हम कुछ टॉपिक और देखते हैं यहाँ पर कि अम्ल जो होता है, अम्ल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अम्ल यानी कि एसिड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अम्ल या फिर हम एसिड की अगर बात करते हैं यहाँ पर, है ना, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये अम्ल ही हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम अम्ल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अम्ल। ओ माय गॉड, जिसमें भी है ना ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1 हो, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1 हो, उसे हम उदासीन कहेंगे। ऐसे पदार्थ है ना, ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उदासीन कहेंगे। उसे हम उदासीन यानी कि न्यूट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम न्यूट्रल कहेंगे, न्यूट्रल। उसे हम न्यूट्रल कहेंगे। अब साहब ये क्या होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे सल्फर ऑक्साइड, फिर यहाँ पर हम बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके उदासीन है। जिसमें भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है उन्हें हम उदासीन, उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं। जिसमें भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उदासीन। उन्हें हम क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे, है ना। अब ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 हो, 2 या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यौगिक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यौगिक कहेंगे। उसे हम कंपाउंड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। उसे हम कंपाउंड कहेंगे।
वो क्या होता है, तो वह आपका होता है, जैसे कि इसमें मैं कर देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या आपको यह बात समझ में आई? जिसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है ऐसे पदार्थों को हम उदासीन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है ऐसे पदार्थों को हम यौगिक कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, बताएं इसमें कोई दिक्कत है तो। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक तो होता है आपका हाइड्रोक्सी, एक क्या होता है आपका हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी है ना। इसी को बोलते हैं हाइड्रा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रा। इसी को बोलते हैं हाइड्रा। अब ये हाइड्रा क्या है, हाइड्रा का मतलब जो है ना, और एक होता है आपका ऑक्सिक, एक क्या होता है, एक होता है आपका ऑक्सिक, एक आपका ऑक्सिक होगा। ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ठीक है। ऐसे तत्व, ऐसे तत्व है ना, जिसमें जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। जैसे कि क्या बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी। इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्सी एसिड हम कहेंगे। ऑक्सिक, जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ में क्या हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो। जैसे कि हमने बोल दिया H2SO4, HNO3, HNO3 है ना। ये जो भी अम्ल है, इनमें सब में क्या है, इनमें सब में आपकी ऑक्सीजन उपस्थित है, जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो। किसके साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन उपस्थित हो। जैसे और यहाँ पर किसके साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में कौन उपस्थित है आपके, हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, और जहाँ दोनों पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑक्सिक कहेंगे। और ऑक्सिक कहेंगे तो क्या फॉर्मूले बन जाएंगे, H2SO4, H2SO4, HNO3, HNO3, ये दोनों फॉर्मूले बनेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताएं, बताएं इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताएं, है ना। ये दो भी हमने देख लिया यहाँ पर कि अगर ऑक्सीजन की संख्या 1 होगी तो उसे उदासीन कहेंगे, अगर ऑक्सीजन की संख्या 2 होगी तो उसे यौगिक कहेंगे, अगर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी अगर होगा तो उसे ऑक्सिक कहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसे हम हाइड्रोक्सी कहेंगे, हाइड्रोक्सी अम्ल हम कहेंगे उसे। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आज का टॉपिक हम करते हैं यहीं पर खत्म, और फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे कल, इसके आगे हम बढ़ेंगे कल। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।